हेलो एवरीवन। आज स्टील स्ट्रक्चर के चैप्टर नंबर 2 सिंपल कनेक्शन में रिवेटेड, बोल्टेड और पिन्ड कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ यह आती है कि कनेक्शंस हम क्यों करते हैं। तो कनेक्शंस हम इसलिए करते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर में वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट होता है। वो एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? टेंशन मेंबर हो सकता है, कंप्रेशन मेंबर हो सकता है, या फ्लेक्सर मेंबर हो सकता है। उसको कनेक्ट करने के लिए, आपस में उसको कनेक्ट करने के लिए हम फास्टनर्स का यूज़ करते हैं, जिसको कनेक्टर भी कहते हैं। तो सिंपली इसका मीनिंग ये है, टू कनेक्ट द वेरियस elements of a structure हम लोग क्या यूज करते हैं? फास्टनर्स, जिसका कि दूसरा नाम है कनेक्टर्स। अब ये कनेक्टर्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ये कनेक्टर या तो रिवेट हो सकता है, या बोल्ट हो सकता है, या ये पिन हो सकता है, या ये वेल्डेड कनेक्शन हो सकता है। तो इस चारों कनेक्शंस में कोई भी कनेक्टर हो सकता है, चाहे वो कनेक्शंस रिवेटेड हो, या बोल्टेड हो, या पिन कनेक्शन हो, या वेल्डेड हो। तो इस चैप्टर नंबर 2 में हम इस तीनों टॉपिक पे बात करेंगे, और इस वेल्डेड के लिए एक सेपरेट चैप्टर नंबर 3 होगा, जिस पे हम बात करेंगे। इसमें हम सिंपल इस तीनों पे बात करेंगे, रिवेट कनेक्शन हो, चाहे बोल्टेड हो, या पिन्ड कनेक्शन हो। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवेट्स का, कि रिवेट क्या होता है और ये इसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो सिंपल से यहाँ से हम बात करना शुरू करते हैं रिवेट्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ड्राइविंग। तो रिवेट्स मेनली 4 प्रकार का रिवेट्स होता है। नंबर 1 रिवेट पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट, पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट, पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट, तीसरा हो सकता है हैंड ड्रिवेन रिवेट, और सबसे लास्ट कोल्ड ड्रिवेन रिवेट, कोल्ड ड्रिवेन रिवेट्स। अब इसमें सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ रिवेट है वो है पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट। यहाँ शॉप का मतलब है ये इस रिवेट को वर्कशॉप में ड्राइव किया जाता है, वर्कशॉप में, इसीलिए इसका नाम है पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट। इसका स्ट्रेंथ ये फील्ड रिवेट से ज़्यादा होता है। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि कितना ज़्यादा होता है। और तीसरा है हैंड ड्रिवेन रिवेट, जिसको कि मैनुअली ड्राइव किया जाता है। और चौथा है मेरा कोल्ड ड्रिवेन रिवेट। इस कोल्ड ड्रिवेन रिवेट का जो डाया होना चाहिए वो नॉट ग्रेटर देन 10 mm, 10 mm से ज़्यादा इसका डायामीटर नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 10 mm। ओके, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट के नोटेशंस को देख लेते हैं कि किस किस प्रकार का रिवेट हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं स्नैप हेडेड रिवेट। पहले एक ही बार बना लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इसमें डील करते हैं। ओके,
यहाँ से इसका हेड जो है स्नैप रिवेट का कुछ इस प्रकार होता है। ओके, और इसे कहते हैं, अच्छा नेमिंग बाद में कर देते हैं, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार होता है। ये पेन रिवेटेड हो गया। उसके बाद फ्लैट काउंटर संक आता है, इसका जस्ट उल्टा। और ये राउंड काउंटर शंख है। तो इसका नाम हो गया स्नैप हेडेड, ये हो गया मेरा पेन हेडेड, और ये हो गया फ्लैट काउंटर शंख। फ्लैट काउंटर शंख इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये फ्लैट है इसलिए। और इसका नाम हो जाएगा राउंड काउंटर शंख, राउंड काउंटर शंख। तो ये 4 प्रकार के रिवेट्स हो गए। अब बात करते हैं रिवेट्स के लेंथ और डायमीटर के बारे में, उसे कैसे डिनोट करेंगे और किस किस प्रकार से लेंथ और डायमीटर को डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक रिवेट ड्रॉ करते हैं। ये मेरा कोई प्लेट था, ये कोई दूसरा प्लेट है, ओके, और ये मेरा यही स्टैंडर्ड प्लेट है, और उसके बाद ये मेरा ये वाला प्लेट है, ओके। और ये मेरा रिवेट हो जाएगा। और इसका सेम हेड उसी प्रकार से बनाते हैं, ओके। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये जो हो जाएगा, ये इसका ग्रॉस डाया है, मतलब डाया ऑफ होल। और इस डाया को कहते हैं, रिवेट के डाया को कहते हैं, सबसे पहले तो इसको सैंक कहते हैं। रिवेट का जो ये भाग है इसको सैंक कहा जाता है। और इसका जो डाया है इसको फाई से डिनोट किया जाता है। और इसका नाम है मैन्युफैक्चर्ड हेड, मैन्युफैक्चर्ड हेड, ओके। और ये कुछ प्रकार से, इस प्रकार से ये प्लेट है, ये 2 प्लेट है। और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया लेंथ ऑफ द रिवेट, लेंथ ऑफ रिवेट। और ये जो इसके बीच जो बचा है ये मेरा क्लियरेंस हो जाएगा, इनिशियल क्लियरेंस। तो ये कुछ प्रकार से ये फाई है और ये डी है। अब इसमें जो है इसके डायमीटर को, सैंक के डायमीटर को कहते हैं नॉमिनल डायमीटर। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। डाया ऑफ सैंक is called, डाया ऑफ सैंक is called nominal डाया, नॉमिनल डाया। और इसी नॉमिनल डाया को डिनोट करते हैं फाई से। अब नॉमिनल डाया और ग्रॉस डाया के बीच एक रिलेशन है जो कि कोड कहता है इस रिलेशन को कुछ इस प्रकार लेने। ग्रॉस डाया जो कैपिटल डी है, ग्रॉस डाया
कैपिटल डी जो है ये इक्वल टू होता है नॉमिनल डाया जो फाई है प्लस 1.5 mm, और ये कब लेते हैं जब फाई लेस देन इक्वल टू 25 mm हो तब। जिस केस में नॉमिनल डाया ये डाया 25 mm से कम हो तो उसमें ग्रॉस डाया में 1.5 mm जोड़ते हैं 1.5 mm, और दूसरे केस में ग्रॉस डाया स्मॉल डी विल बी इक्वल टू नॉमिनल डाया फाई प्लस 2 mm, यहाँ 1.5 mm यहाँ 2 mm था। जब फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 25 mm हो तब यहाँ 2 mm जोड़ते हैं ग्रॉस डाया। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल डाया एंड ग्रॉस डाया। Gross dia is actually the dia of hole and the nominal dia is actually the dia of shank। तो कन्फ्यूजन यहाँ से दूर कर लें, और ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है तो इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। कई बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ से हम सिंपल टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट के बारे में कि रिवेट जॉइंट कितने प्रकार का हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट ये मेनली दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो ये प्रकार है ये है लैप जॉइंट, और इसका दूसरा जो टाइप है वो है बट जॉइंट। अब लैप जॉइंट एक्चुअली क्या है इसे समझते हैं। फर्स्ट लैप जॉइंट, तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि लैप जॉइंट क्या है। Let's suppose that this is our first plate, okay, and this is second plate। मेरा फर्स्ट प्लेट था और ये सेकेंड प्लेट था। दोनों का थिकनेस सेम भी रख सकते हैं या अलग अलग भी रख सकते हैं। तो इस केस में अभी हम सेम ही रखना पसंद करेंगे। मान लेते हैं कि इस दोनों का थिकनेस सेम है और इसे कनेक्ट कर देते हैं एक रिवेट से, रिवेटेड जॉइंट, और इस पे कोई फोर्स लोड लग रहा है P अमाउंट का। ये कुछ P अमाउंट का लोड लग रहा है इस मेंबर पे और इस मेंबर पे भी P अमाउंट का लोड लग रहा है। तो ये जो लैपिंग दिए हैं नीचे वाले को ऊपर से, इसको कहते हैं लैप जॉइंट, और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। इसी में अगर दो रिवेट रहता तो इसका नाम हो जाता डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ओके। और ये जो है ये साइड व्यू है। अगर इसी प्रकार से इसका हम अगर टॉप व्यू ड्रॉ करना चाहें तो इसका टॉप व्यू कुछ इस प्रकार से आएगा। इसका टॉप व्यू कुछ इस प्रकार से यहाँ आएगा। इस प्लेट का यहाँ से ये मेरा टॉप व्यू हो जाएगा, ऊपर वाला प्लेट जो कि दिखेगा, और नीचे वाला मेरा प्लेट दिखेगा नहीं, तो इसको डॉटेड में दिखाना पड़ेगा। यहाँ से इसको इरेज करते हैं हम, और ये डॉटेड में हो जाएगा।
क्योंकि ये नीचे वाला मेंबर है, इसका तो एज दिखेगा नहीं ऊपर से, ये एज ये दिखेगा, और ये रिवेटेड जॉइंट है, सिंगल रिवेटेड है, तो यहाँ से ये रिवेट डाल देते हैं, सिंगल रिवेट। तो ये मेरा कुछ इस प्रकार से रिवेट हो गया, और फोर्स तो उसी प्रकार से लग रहा होगा इस पे, पी अमाउंट का और इस पे भी पी अमाउंट का। तो ये मेरा लैप कनेक्शन हो गया। तो लैप कनेक्शन में क्या देख सकते हैं हम, मेंबर्स आर ओवरलैप्ड एंड कनेक्टेड टुगेदर। मेंबर को जो है, दोनों मेंबर को ओवरलैप किया जाता है और तब जाके इसको कनेक्ट किया जाता है। तो इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको नोट करते हैं। मेंबर्स आर overlapped and connected together। मेंबर को ओवरलैप यहाँ किए और एक दूसरे को ओवरलैप किए और कनेक्ट कर दिए रिवेट की मदद से। अब यहाँ एक देखने वाली बात ये है इस लैप कनेक्शन में कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, ये यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात करें इस फोर्स का, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये होगा, और इसका अगर लाइन ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका ये होगा। तो इस दोनों के बीच में ये जो एक्सेंट्रिसिटी आ रहा है, ई अमाउंट का जो एक्सेंट्रिसिटी आ रहा है, इस दोनों फोर्स के डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग रहने के कारण इसमें एक्सेंट्रिसिटी आएगा, और जब एक्सेंट्रिसिटी आता है और सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा हो तो क्या डेवलप करता है, एक मोमेंट डेवलप करेगा, ये इसको रोटेट करना चाहेगा, और इस मोमेंट के कारण जो है इसमें टेंशन डेवलप करेगा और ये रिवेट टेंशन में फेल कर सकता है। इसके कारण, इस एक्सेंट्रिसिटी के कारण एक कपल डेवलप करेगा, और इस कपल के कारण टेंशन डेवलप करेगा, जो कि अल्टीमेटली इस रिवेट को फेल कर सकता है। और ये जो लैपिंग देते हैं, ये मिनिमम लैपिंग 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर और 40 mm जो कम हो उसको मिनिमम लैपिंग देते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट, मिनिमम लेंथ ऑफ लैप, minimum length of lap will be equal to 4 times thickness of thinner member और 40 mm whichever is more। इस दोनों में से जो भी ज़्यादा आ जाए, whichever is more। तो ये मिनिमम लेंथ ऑफ लैप जॉइंट रखेंगे इसको इतना। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है। सॉरी आपको ये दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए इसको कुछ इधर से देखने की कोशिश कीजिए। मिनिमम लेंथ ऑफ लैप विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर और 40 mm विच एवर इज मोर। इस दोनों में से जो सबसे ज़्यादा आ जाएगा उसको मिनिमम लेंथ ऑफ लैप रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं दूसरे जॉइंट, बट जॉइंट के बारे में। यहाँ से बात करते हैं बट जॉइंट के बारे में, जॉइंट नंबर 2, बट जॉइंट। तो सबसे पहले इसमें भी फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये बट जॉइंट क्या है। तो ये मेरा कोई एक मेंबर है
ये मेरा कोई दूसरा मेंबर है, इसका थिकनेस दोनों का सेम रखते हैं। ये मेरा कोई दूसरा मेंबर है और इसको एक कवर प्लेट से डालते हैं इस पे। यहाँ इस मेन प्लेट पे पी लोड लग रहा है और इस पे भी पी लोड लग रहा है और इसको रिवेट की सहायता से इसको जोड़ते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। सिंगल रिवेटेड सिंगल रिवेट है और सिंगल कवर है और बट जॉइंट है। तो सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। उसी में अगर एक प्लेट नीचे भी लगा देते तो ये हो जाता सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। इसको भी देख ही लेते हैं कि ये दिखने में कैसा होगा। ये मेरा मेन मेंबर है और ये मेरा कवर प्लेट है, ये भी मेरा कवर प्लेट है। ये पी फोर्स लग रहा है, इस पे भी पी लोड लग रहा है इस पे, और ये इसको रिवेट के हेल्प से ज्वाइंट करते हैं। डबल कवर डबल रिवेटेड बट जॉइंट, कवर भी डबल है और रिवेट भी इसमें डबल है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डबल कवर डबल रिवेटेड DOU रियली डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। तो ये था बट जॉइंट और इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो इसमें जो है मेंबर एंड टू एंड प्लेस करते हैं, एंड टू एंड प्लेस करते हैं और एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं। तो मेंबर्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड, एक मेंबर के एंड को दूसरे मेंबर के एंड में प्लेस करते हैं और दोनों में कवर प्लेट या सिंगल कवर प्लेट लगा के इसको रिवेटेड रिवेट से कनेक्ट कर देते हैं। और ये प्लेट जो है या एक तरफ प्रोवाइड कर सकते हैं या दोनों तरफ प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपन दी कि क्या वहाँ रिक्वायरमेंट है। तो ये था मेरा डबल रिवेटेड जॉइंट, डबल कवर डबल रिवेटेड जॉइंट। ओके, अब यहाँ इसमें अगर बात करें लैप जॉइंट बट जॉइंट में अगर बात करें यहाँ से कि इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम लाइन में आ रहा है, तो इसीलिए इसमें एक्सेंट्रिसिटी डेवलप नहीं करेगा। अब जब एक्सेंट्रिसिटी इसमें डेवलप नहीं करेगा तो ये लैप जॉइंट से अच्छा होगा, इसका जो क्वालिटी होगा ये लैप जॉइंट से अच्छा होगा, मतलब फार बेटर देन लैप जॉइंट, बिकॉज इसमें एक्सेंट्रिसिटी डेवलप नहीं करेगा। और जब इसमें एक्सेंट्रिसिटी डेवलप नहीं करेगा तो इसलिए इसमें कपल फॉर्मेशन नहीं होगा। जब कपल फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसमें बेंडिंग नहीं होगा, और जब बेंडिंग मोमेंट नहीं काम करेगा और जब बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा तो उसमें टेंशन फेल्योर की संभावना घट जाएगी। तो इसीलिए ये बेटर है कह सकते हैं लैप जॉइंट से। और इसका दूसरा एक एडवांटेज है, इसका क्या क्या एडवांटेज है एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, कई बार कन्वेंशनल में भी ये
पूछ सकता है। तो यहाँ से लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बट जॉइंट ओवर लैप जॉइंट। बट जॉइंट का लैप जॉइंट के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेज है। तो सबसे फर्स्ट जो इसका एडवांटेजेज है, इसका शियर कैरिंग कैपेसिटी जो है रिवेट का, वो बट जॉइंट में डबल हो जाता है। तो कैसे होता है ये भी अभी देखेंगे। पहले शियर कैरिंग कैपेसिटी in a butt joint is double that of single rivet in lap joint, that of single rivet in lap joint। अब इसका कैसे शियर कैरिंग कैपेसिटी इसका डबल होता है बट जॉइंट का लैप जॉइंट की अपेक्षा, इस पे बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से उसी प्रकार से बट जॉइंट बनाते हैं और एक एक करके बात करते हैं कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कवर प्लेट और ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कवर प्लेट, ये मेरा बोल्ट हो जाएगा, ये मेरा बोल्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ लैप जॉइंट को भी बना लेते हैं। यहाँ से बनाते हैं लैप जॉइंट को। और इसे भी कनेक्ट करते हैं रिवेट से। इस पे कुछ पी अमाउंट का फोर्स आ रहा है, इस पे भी पी अमाउंट का फोर्स आ रहा है, इस पे भी लैप जॉइंट पे भी पी अमाउंट का फोर्स आ रहा है, इस पे भी पी अमाउंट का फोर्स आ रहा है। ओके, अब इसको देखते हैं कि ये शियर कैरिंग कैपेसिटी इसका कैसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम लोग जस्ट बात करना शुरू करेंगे। एक रिवेट को एनालाइज करते हैं और उसी से हमको पता चल जाएगा कि कैसे शियर कैरिंग कैपेसिटी बट जॉइंट में डबल होता है। तो इस प्लेट में ये मेन प्लेट है और ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ये कवर प्लेट है और ये जो येलो वाला दिख रहा है ये रिवेट है। इसका हेड बना हुआ है, आप इमेजिन कर सकते हैं इसका कि हेड बना हुआ है। तो जब ये मेन प्लेट में पी फोर्स लग रहा है, तो जब ये इसमें स्लिपिंग एक्शन आएगा तो यहाँ इस वाले पार्ट पे बियरिंग के कारण कितना फोर्स आएगा, पी अमाउंट का फोर्स आएगा। जब ये प्लेट इधर मूव करेगा तो पूरे का पूरा फोर्स इसमें इस मेंबर में यहाँ पी अमाउंट का आएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि इस पे पी अमाउंट का लोड लग रहा है। जब इसमें पी अमाउंट का लोड लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक फोर्स लगेगा P/2 अमाउंट का और यहाँ से लगेगा फोर्स P/2 अमाउंट का। ओके, और जब ये P/2 अमाउंट का इधर इस डायरेक्शन में लगा है राइट हैंड साइड में, तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इस रिवेट के पार्ट में ये है जब स्लिपिंग एक्शन हो रहा होगा तब का बात, तो इस पार्ट में P/2 का फोर्स लगेगा और सेम उसी तरह इसमें भी P/2 का फोर्स लगेगा। अब जब इस
रिवेट के इस एंड पे P/2 फोर्स लग रहा है, तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए एक P/2 फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा और एक P/2 फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा। तो ये अल्टीमेटली P/2 और P/2 इस पे फोर्स आ रहा होगा रिवेट पे। और यहाँ अगर बात करें तो इस रिवेट में P फोर्स लग रहा है, तो स्लिपिंग एक्शन के कारण यहाँ क्या फोर्स आ जाएगा, यहाँ फोर्स आ जाएगा P अमाउंट का, और ये फोर्स इस प्लेट को इधर खींचना चाहता है राइट हैंड साइड, तो यहाँ लगेगा P अमाउंट का फोर्स। तो यहाँ से हम देखते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस एंड पे एक P अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस एंड पे P अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस दोनों जॉइंट में, ये बट जॉइंट और रिवेट जॉइंट में क्या हम देख पाते हैं कि इसमें जो, इस रिवेट में जो फोर्स लग रहा है वो P/2 अमाउंट का है, इसमें भी P/2 अमाउंट का है, जबकि लैप जॉइंट में देख रहे हैं कि ये जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इसमें P लग रहा है फोर्स, तो इसका जो शियर में कैपेसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, इससे डबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोड आधा लग रहा है इससे। अगर इसमें P अमाउंट का लोड लग रहा है तो इसमें P/2 अमाउंट का लग रहा है, तो इसीलिए इसका शियर कैरिंग कैपेसिटी जो होता है बट जॉइंट का, ये लैप जॉइंट के से दोगुना होता है। तो यही लिखे हैं कि शियर कैरिंग कैपेसिटी इन ए बट जॉइंट इज डबल दैट ऑफ द सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। लैप जॉइंट से शियर कैरिंग कैपेसिटी डबल होता है। और इसी का दूसरा पॉइंट है एक, यहाँ से अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसीलिए बेंडिंग एलिमिनेट हो जाता है इंटायरली, जो कि इस लैप जॉइंट के केस में बेंडिंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग है, तो इसीलिए इसमें बेंडिंग डेवलप करेगा, और इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों सेम लाइन में है, तो इसलिए इसमें बेंडिंग एलिमिनेट हो जाता है। तो यहीं से ये पॉइंट लिखते हैं, बेंडिंग is eliminated in butt joint। बट जॉइंट में बेंडिंग एलिमिनेट हो जाता है, जबकि वेयर इट एग्जिस्ट, जबकि ये एग्जिस्ट करता है किस में, लैप जॉइंट में। तो ये था एडवांटेज ऑफ बट जॉइंट ओवर द लैप जॉइंट, ये दोनों मेजर एडवांटेज इस दोनों को कह सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से फेल्योर ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट जो है किस किस प्रकार से इसका फेल्योर हो सकता है। फेल्योर ऑफ रिवेटेड जॉइंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से हम लोग डील करेंगे। रिवेटेड जॉइंट, अब रिवेटेड जॉइंट में क्या क्या चीज़ फेल कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे रिवेटेड जॉइंट में जो जो एलिमेंट है वही फेल करेगा। या तो इसमें क्या हो सकता है, प्लेट फेल कर जाए, ये जो प्लेट है मेन प्लेट ये फेल कर जाए, या तो रिवेट फेल कर जाए। कनेक्शन में यही दोनों फेल कर सकता है, या तो रिवेट या प्लेट फेल कर जाए। तो इसी दोनों पे के फेल्योर पे बात करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि इसमें टोटल 6 प्रकार का फेल्योर है, 6 टाइप्स ऑफ फेल्योर है, और एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा फेल्योर आ सकता है। तो सबसे पहला जो फेल्योर है इसमें वो है शियर फेल्योर ऑफ रिवेट। नंबर फर्स्ट इज द शियर फेल्योर ऑफ रिवेट। अब शियर फेल्योर ऑफ रिवेट क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि शियर फेल्योर क्या है। यहाँ से ये हम लोग डायग्राम बनाना शुरू करते हैं कुछ इस प्रकार से।
डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा इसे और बड़ा कर लेते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से आएगा और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से आएगा। और ये कुछ इस प्रकार से, सॉरी, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये प्लेट रहने वाला है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें एक एक करके बात करते हैं। कि मान लेते हैं इस प्लेट पे फोर्स कुछ P अमाउंट का लग रहा था, इस पे भी P अमाउंट का लग रहा है और इस पे भी कुछ अमाउंट का फोर्स लग रहा है। तो इसमें जो रिवेट है, इस रिवेट का फेल्योर कैसे होता है वो देखते हैं। ये रिवेट है मेरा, ये इसका रिवेट का हेड है लगा हुआ। ये स्लिपिंग एक्शन के कारण यहाँ पे शियर फेल्योर इस प्रकार से होता है। मतलब रिवेट का जो ये भाग था ये इधर स्लिप करेगा और इस रिवेट का जो ये मिडिल पोर्शन जो है इस फोर्स के कारण ये इसको इधर स्लिप कराने की कोशिश करेगा। इसके कारण एक यहाँ इस सरफेस के बीच एक शियर डेवलप करेगा। तो यही होता है शियर फेल्योर ऑफ रिवेट। रिवेट जो है शियर में फेल कर जाएगा। शियर मीन्स क्या, कोई एक सरफेस है, इस पे दूसरा फोर्स अगर लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो इस दोनों फोर्स के कारण एक यहाँ शियर फोर्स डेवलप करेगा और इसके कारण शियर फेल्योर हो जाएगा। उसी प्रकार इस फोर्स के कारण इस रिवेट को इधर खींचना चाहेगा और ये कुछ इस प्रकार से फेल्योर हो जाएगा रिवेट का और ये इसका हेड हो जाएगा, रिवेट का हेड हो जाएगा ये। तो ये था शियर फेल्योर ऑफ रिवेट। अब कह सकते हैं कि शियर फेल्योर कब हो जाएगा, जब रिवेट का जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है उससे एक्सीड कर जाए शियर स्ट्रेस, या कह सकते हैं कि वर्किंग शियर स्ट्रेस जो है रिवेट में वो एक्सीड कर जाए, तब इसका फेल्योर हो जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट लिखते हैं, फेल्योर occurs when working load in the rivet का वर्किंग लोड इन द रिवेट exceeds failure occurs when the working shear stress in the rivet, यहाँ से सॉरी, failure occurs when the shear stress in the rivet exceeds the working load। जब वर्किंग शियर स्ट्रेस से इसको एक्सीड कर जाएगा तब शियर फेल्योर, वर्किंग शियर स्ट्रेस जब ये इसमें एक्सीड कर जाएगा तब इसमें शियर फेल्योर यहाँ पे हो जाएगा, रिवेट का शियर फेल्योर, यहाँ से शियर ऑफ हो जाएगा ये। तो इसमें अगर डबल यहाँ रिवेट डबल शियर में है, मतलब इसका 2 पार्ट शियर ऑफ हो रहा है, और यही अगर लैप जॉइंट रहता तो इसमें सिंगल शियर आता। अब इसका दूसरा पार्ट है शियर फेल्योर ऑफ रिवेट था, अब है शियर फेल्योर ऑफ प्लेट। ये तो या तो रिवेट का शियर फेल्योर हो सकता है और नंबर जो दूसरा है हमारा है वो है शियर फेल्योर ऑफ प्लेट, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट। अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है लेक्चर तो आप स्पीड
1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स करके आप इसको वॉच कर सकते हैं, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को देख रहे हैं और एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, और फिगर के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से आपको इसमें समझ आ जाए। अब यहाँ से बात करते हैं शियर फेल्योर ऑफ द प्लेट। ये इसका कैसे फेल्योर हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से ये प्लेट है मेरा कोई, और यहाँ से इसे बनाते हैं, यहाँ से इसका कुछ इस प्रकार से फेल्योर होगा। कुछ इस प्रकार से ये फेल्योर इसका यहाँ से होगा। ये मेरा रिवेट था और यहाँ से ये शियर ऑफ हो गया है, मीन्स ये जो प्लेट था ये 2 भाग में टूट गया है। एंड डिस्टेंस कम रहने के कारण ये 2 भाग में टूट गया है। ये जो एज डिस्टेंस था, मतलब एज से और सेंटर ऑफ होल के बीच जो डिस्टेंस था कम रहने के कारण ये फेल्योर होता है। तो इस फेल्योर को कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एज डिस्टेंस इट कैन बी प्रिवेंटेड, it can be prevented by providing proper edge distance। प्रॉपर एज डिस्टेंस को दे करके हम इस शियर फेल्योर ऑफ प्लेट को रोक सकते हैं। ना अब बात करते हैं फेल्योर नंबर 3 के बारे में, और ये फेल्योर नंबर जो मेरा 3 है वो है टेंशन और टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। अब शियर में फेल किया प्लेट, अब है टेंशन में फेल कर सकता है, टेंशन या इसी का दूसरा नाम है, और टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। अब ये फेल्योर किस प्रकार से हो सकता है इसको देखते हैं। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पहले एक रिवेट ड्रॉ करते हैं, यहाँ मेरा ये रिवेट हो गया और ये मेरा प्लेट कुछ इस प्रकार से है, और ये मेरा 2 भाग में ये टूट गया। इस पे कोई पी फोर्स पी लग रहा है, टेंशन फेल्योर और टीयरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट। अब ये बात आती है कि ये फेल्योर प्लेट में क्यों होता है। तो क्या होता है, ये नेट सेक्शन जो है, यहाँ नेट सेक्शन मीन्स यहाँ का अगर सेक्शन की बात करें, अगर इस प्लेट का विड्थ b रखते हैं और थिकनेस t रखते हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू टी। और यहाँ अगर इस सेक्शन पे बात करते हैं एरिया की, तो यहाँ इस रिवेट का एरिया घटाना पड़ेगा, तो माइनस π/4 इंटू इस रिवेट का डाया डी स्क्वायर मीन्स फाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका नेट एरिया। तो ये जो नेट एरिया है इसके कारण क्या होता है, इसका नेट एरिया घट जाता है और इसके कारण वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस जो है बढ़ जाता है। द टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट एट द नेट क्रॉस सेक्शन में एक्सीड द वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस। जो इस प्लेट का वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस है वो इस नेट एरिया पे हो सकता है कि उस वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस से बढ़ जाए। तब ये जब वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस से बढ़ जाता है तब ये प्लेट 2 भाग में टीयर ऑफ हो जाता है, टेंशन फेल्योर हो जाता है, इसका 2 भाग में ये टूट जाता है। और ये फेल्योर तभी होगा जब रिवेट स्ट्रोंगर होगा प्लेट से, मतलब रिवेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन प्लेट 2 भाग में टूट जाएगा। और ये जो फेल्योर होता है ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये
टीयर ऑफ हो जाएगा। तो इट अकर्स when rivets are stronger than plate। जब रिवेट प्लेट से ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा तब ये टेंशन फेल्योर हो सकता है, और जो फेल्योर जो होगा वो 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के होगा। अब है स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट, ये था टीयरिंग ऑफ प्लेट। और इसी कड़ी में बात करते हैं फेल्योर नंबर 4 की, स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट। प्लेट अब स्प्लिटिंग एक्शन में कैसे इसका फेल्योर होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हमारा रिवेट है, ये कुछ इस प्रकार से, ये मेरा रिवेट है, और ये मेरा फेल्योर कुछ इस प्रकार से होगा। सॉरी, ये मेरा फेल्योर कुछ इस प्रकार से होगा। मीन्स ये क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। ये क्यों होता है, तो एज डिस्टेंस जो था ये कम रखने के कारण, ये एज जो डिस्टेंस है इसको कम रखने के कारण ये फेलियर अकर होता है। तो इट अकर्स ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट क्यों होता है, तो इट अकर्स ड्यू टू rivets are placed, it occurs due to rivets are placed at a lesser edge distance than required। जितना रिक्वायर्ड था, जितना कोड ने बोला है एज डिस्टेंस लेने के लिए, उससे अगर कम रखते हैं तो इसका ये स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट होने की संभावना बढ़ जाती है या हो भी सकता है। और इसका फेल्योर नंबर 5वां जो है वो है बियरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट। शियरिंग की बात कर लिए, अब बियरिंग की बात करते हैं। बियरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट, प्लेट का बियरिंग में कैसे फेल होगा इसकी बात करेंगे। तो सिंपल उसी प्रकार से सबसे पहले ड्रॉ करते हैं फिगर, और इसमें बियरिंग फेल्योर को देखते हैं। ये कुछ पी फोर्स लग रहा होगा, और ये कुछ इस प्रकार से दो प्लेट है, और ये हमारा रिवेट था। और ये बियरिंग फेल्योर कब होता है, जब प्लेट कमज़ोर हो रिवेट से। तो इसको क्या होता है, इसका बियरिंग फेल्योर कुछ इस प्रकार से होता है। इसको दबाने की कोशिश करता है, प्लेट को दबाने की कोशिश करता है। तो ये मेरा है बियरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट। और ये इसका अगर पॉइंट में बात करें कि इस क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, तो इसमें जो प्लेट है ये क्रश कर सकता है when the bearing stress in the plate exceed the working bearing stress। जब इसका वर्किंग बियरिंग स्ट्रेस से ज़्यादा इसमें स्ट्रेस आने लगे तो प्लेट जो है क्रश हो जाता है, मतलब ये दब जाता है, टूट जाता है। मीन्स क्या हो, जो रिवेट है इसमें फोर्स लग रहा है, लेकिन ये रिवेट जो है इसको सहन कर पा रहा है, लेकिन प्लेट का वर्किंग स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, इसीलिए प्लेट ये मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, बियरिंग में फेल कर जाएगा। अब बात करते हैं बियरिंग फेल्योर ऑफ द रिवेट की। ये था बियरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट। अब मेरा छठा जो है फेल्योर वो है बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट।
रिवेट का बियरिंग फेल्योर किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। तो ये मेरा रिवेट था, सॉरी इसको, ये मेरा कुछ इस प्रकार से रिवेट था और ये इसका रिवेट का हेड था और ये बियरिंग में किस प्रकार से फेल करता है तो ये देखते हैं। इसका कुछ एक पोर्शन जो है ये क्रस्ट हो जाएगा, मतलब ये दब जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ बात करें, इस फिगर में बात करें, इस फिगर में तो अप्लाइड लोड के कारण जो होता है, अप्लाइड लोड के कारण इस सरफेस पे अगर, और ये बियरिंग फेल्योर कब होगा, जब रिवेट कमजोर होगा प्लेट से, मतलब प्लेट है इसको अगर स्लिपिंग एक्शन के कारण इसको क्रश कर देगा, मीन्स जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो यहाँ से अगर यहाँ फोर्स लगा, इस फोर्स के कारण, पी फोर्स के कारण यहाँ एक बियरिंग स्ट्रेस डेवलप कर जाता है इस रिवेट के सरफेस पे, बैक पे। और इसी अगर ये फोर्स इसके वर्किंग फोर्स से ज़्यादा हो जाए, वर्किंग स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाए, रिवेट के वर्किंग स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाए, तो ये बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट हो सकता है। तो ये था बियरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट एंड बियरिंग फेल्योर ऑफ द रिवेट। अब इसका टोटल का टोटल हमने 6 टाइप्स ऑफ फेल्योर देखा रिवेट्स का। अब ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आगे देखेंगे आने वाले पार्ट 2 में कुछ एजम्पशंस कि क्या क्या एजम्पशंस लेते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, मैक्सिमम पिच मिनिमम पिच कितना ले सकते हैं, पैकिंग क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग क्या होता है, नेट सेक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालते हैं और डायमीटर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालते हैं, ये सब देखेंगे पार्ट 2 में। इसके पार्ट 2 में ये था सिंपल कनेक्शन का पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें कि पूरे का पूरा सिंपल कनेक्शन पार्ट 2 रिवेटेड जॉइंट को कवर किया जाएगा। आई होप कि आपको ये पार्ट 1 लेक्चर रिवेटेड कनेक्शन समझ में आया होगा और आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर watching this video।